हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक पीवाईक्यू हमने देख लिया। उसमें हमने देखे थे जो लिपि वाला चैप्टर है उससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 3-4 क्वेश्चन जो एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमें ये चैप्टर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, हर सेट में तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हमने देखा जब क्वेश्चन जब पूछे गए हैं तो अगर एक चैप्टर ले लिया है तो उससे 1 या 2, 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे हैं, तो हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। हमें हर चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे से करनी है और अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है, तो जो है हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से धीरे धीरे करके चलेंगे। ये चैप्टर होने के बाद फ्रेंड्स हम फिर से अपनी पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। उसमें फिर हम देखेंगे कि ऐसा और कौन सा चैप्टर है जिसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे लिपि वाला तो हमने देख लिया कि लिपि वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं देवनागरी लिपि से संबंधित। अब हम जब अगला करेंगे तो उसमें लिपि का ना हो सके कुछ और भी मिल सकता है जो एक साथ कई क्वेश्चन पूछे गए हों। तो एक तो हमें इनसे हिंट मिल रही है पीवाईक्यू से कि हमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो बिल्कुल अच्छे से करने हैं, और एक क्या है इससे हमारी तैयारी का हमें पता चल रहा है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल तक हम पहुंच गए हैं, कौन सी तैयारी और कितनी तैयारी हमें अभी करनी है। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना लिपि वाला चैप्टर। देखिए, लिखावट भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह को लिपि कहते हैं। परिभाषा भी पूछ ली जाती है, जरूरी नहीं है कि परिभाषा ना पूछी जाए। जैसे कि हिंदी व्याकरण है, उसमें से संधि की भी परिभाषा पूछ लेते हैं, शब्द की भी पूछ लेते हैं, तो परिभाषा भी पढ़नी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लिपि क्या, लिखावट या भाषा को की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखो, जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होते हैं जो विद्वान होते हैं उनके द्वारा जो कहे गए कथन होते हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन या तो ये डेफिनेशन देकर पूछ लिया जाएगा कि किसके अनुसार है, तो किसके अनुसार है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी थी, सिंधु घाटी लिपि, ख्रोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये क्या है, 3 उस समय क्या थी, प्राचीन समय में 3 प्रसिद्ध लिपियाँ थी, सिंधु घाटी, ख्रोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर थी, कुछ ध्वन्याक्षर थी। कौन सी थी, सिंधु घाटी की थी। इसके प्राचीनतम नमूने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी लिपि की चिन्ह संख्या को लेकर विद्वानों के मतों में भेद है। हंटर इसकी संख्या 253, लैंडन 228, गैड एव स्मिथ 396 मानते हैं। ये सिंधु घाटी से संबंधित है। अब देखिए, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राचीन भारतीय लिपियां हैं उनका उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में मिलता है। प्राचीन जो भारतीय लिपि हैं उनका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के, या फिर पूछ लिया जाए कि किस धर्म ग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार में मिलता है। इस ग्रंथ में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी बताया गया। किस ग्रंथ में बताया गया, ललित विस्तार में बताया गया। किसका था, बौद्धों का ग्रंथ था। उसमें क्या बताया गया, अशोक के समय की लिपि का नाम क्या है, ब्राह्मी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, नित्य षोडविकारनव के भाष्य सेतुबंध में भास्करानंद ने ब्राह्मी का नाम नागर लिपि माना है, नागर या नागरी लिपि माना है। वुलर के अनुसार भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व लगभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम सिर्फ ध्यान देंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार ब्राह्मी लिपि के 41 अक्षर थे जिनमें 9 शब्द था, 32 व्यंजन थे। अब देखिए, कनिघम के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है, कनिघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है। किसके आधार पर बनाई है, चित्रलिपि के आधार पर बनाई। किसने बनाई है, आर्यों ने बनाई है, और ये किसके अनुसार है, कनिघम के अनुसार है। अब है एडमंड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्राविडों ने किया था। एडमंड
थॉमस के अनुसार क्या है, जो ब्राह्मी लिपि का अनुसार है, लिपि का निर्माण है वो किन के अनुसार किया गया, द्रविड़ों के ने किया है। और कनिगम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई थी। ये डेफिनेशन देकर पूछ सकते हैं कि किसके अनुसार है। अब देखिए ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप यानी कि जो बस्ती में है, और बडली गांव कहाँ, अजमेर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि के प्राचीन नमूने हैं वो पिपराला के स्तूप और बडली गांव से प्राप्त हुए हैं। लिपि के आचार्य डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्मा या वेद की रक्षा के लिए हुआ था। किसके अनुसार है? राजबली पांडे के अनुसार है। उन्होंने क्या कहा था कि ब्राह्मी का आविष्कार क्यों हुआ था? ब्रह्मा या वेद की रक्षा के लिए हुआ था। अब देखिए ख्रोष्टी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 वर्ष तक रहा। ख्रोष्टी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 वर्ष तक रहा। इसके प्राचीन नमूने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। जो ख्रोष्टी लिपि के प्राचीन नमूने हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अरमाइक लिपि से ख्रोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ख्रोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक लिपि से हुई है। प्राचीन भारत में ख्रोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है कि ख्रोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक लिपि से हुई है। और जो ख्रोष्टी लिपि है वो प्राचीन भारत में कैसे लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। चीनी विश्वकोश फास्वान सुलीन के अनुसार ब्राह्मी लिपि का नामकरण आचार्य ब्रह्मा के नाम पर हुआ। देखो जो ये ब्राह्मी लिपि है इसका जो नामकरण हुआ है या इसका आविष्कार हुआ है किससे हुआ? अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ने और पूछा भी जाता है कि किस विद्वान के अनुसार है। एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेशन देकर पूछा जाएगा कि लिपि से संबंधित यह बात किसने कही है। कुछ लोग ब्रह्मा से जोड़कर भी ब्राह्मी को देखते हैं। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से थे? प्रागैतिहासिक काल, बौद्धकाल या गुप्त काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? वैदिक काल से 6ठी सदी ईसा पूर्व तक है। बौद्ध काल जब ब्राह्मी लिपि गोल आकार लेने लगी। गुप्त काल जिसके बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपि में विकसित हुई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो ब्राह्मी लिपि है वो आधुनिक लिपि में विकसित किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। या पूछ लिया जाएगा वैदिक काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल लिपि का काल क्या कहलाता था? प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को आप खुद भी बनाकर देखो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कैसे नहीं। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हैं, दक्षिणी और उत्तरी। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर वुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया। यही लिपि कालांतर में कुटुर लिपि के नाम से जानी गई है। ये क्वेश्चन जो है हमने जो PYQ किया था ये ऐसे कैसे उसमें पूछा गया था और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो बिल्कुल ऐसे ही दिया गया था। हमने इसको किया भी था। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। जो बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से दिया हुआ है। अब आगे देखिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। कहाँ में हुआ? कहाँ पर हुआ है? सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में अनेक मत भी हैं। देखो हमने पढ़ा था कि जो ललित विस्तार किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। वहाँ क्या हुआ था? लिपि के बारे में क्या हमें पता चला था कि बौद्धों का कौन सा ग्रंथ है जिसमें हमें लिपि का पता चला था, यानी कि जो भारत की प्राचीन लिपियों का उल्लेख है वो किस में है? तो ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेखित नाग लिपि के आधार पर नागरी लिपि, जो नाग लिपि का वर्णन है वो किस में है? ललित विस्तार बौद्धों के ग्रंथ में है। और इस नाग लिपि के आधार पर ही क्या है? नागरी नाम पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त को देव तथा उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था।
चंद्रगुप्त को तो देव कहा जाता था और उसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र है उसको नागर कहा जाता था। इसी से क्या है, देवनागरी नाम अस्तित्व में आया। कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से भी नागरी के नामकरण को जोड़कर देखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है मध्ययुग की स्थापत्य शैली नागर के नाम पर नागरी नाम पड़ा। जो देवनागरी नाम पड़ा है लिपि का वो अलग अलग है, सबका अलग अलग विचार है कि किस तरह से पड़ा, किसको उस समय क्या कहा जाता था। सब ने अपने अपने मत रखे कि उस आधार पर इसको ये कहा गया है। अब देखिए, रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने से पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे। उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाते थे। उन्हीं के अनुसार पर क्या ही नाम देवनागरी हुआ। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। ये इम्पोर्टेंट है कि जो मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले कहाँ बने थे, यूरोप में बने थे। चाइना इलस्ट्रेटा देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने वाली सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी, चाइना इलस्ट्रेटा थी 1667 ईस्वी में। और जो देवनागरी के टाइप करने की जो सबसे पहले बनी थी जो मशीन थी वो कहाँ पर बनी थी, यूरोप में बनी थी। और जो देवनागरी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक थी वो कौन थी, चाइना इलस्ट्रेटा थी। चार्ल्स विलियम्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, चार्ल्स विलियम्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों पॉइंट तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुद्रण के लिए जो सबसे पहले बनी कहाँ बनी, यूरोप में बनी। देवनागरी में सबसे पहले जो पुस्तक बनी थी वो कौन सी बनी थी, वो चाइना इलस्ट्रेटा पुस्तक थी जो देवनागरी में सबसे पहले छपी थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा अगर आपसे पूछा जाए कि जो देवनागरी लिपि में फ़ॉन्ट था वो किसने तैयार किया था, वो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। फ़ॉन्ट बाल गंगाधर तिलक ने। अगर पूछ लिया जाए तो जो देवनागरी लिपि के लिए जो फ़ॉन्ट तैयार किए थे वो किसने किए थे, वो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे देवनागरी लिपि के लिए। संस्थागत प्रयासों में सबसे देखो, जब देवनागरी लिपि बनी पहले कुछ था, फिर उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। हर विद्वान ने अपने अलग अलग मत रखे थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो श्याम सुंदर दास थे, क्वेश्चन भी आया था। श्याम सुंदर दास थे, उन्होंने क्या किया था, अनुस्वार, जो हमारे अनुस्वार हैं, कौन कौन से थे अनुस्वार हमारे, जो हमारे लास्ट के पंचम वर्ण हैं उनको क्या था अनुस्वार, उनको अनुस्वार के प्रयोग में व्यापक मतलब कि उन्होंने कहा था कि अनुस्वार बोलने में क्या होती है, जटिलता होती है। तो जो पंचम वर्ण है उनको क्या गया था, अनुस्वार के प्रयोग के लिए कहा था। किसने कहा था, श्याम सुंदर दास ने कहा था। एक थे सावरकर बंधु, ये वो हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए काम किए थे, जो मैं बता रही हूँ। जैसे श्याम सुंदर दास थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने देवनागरी के लिए फ़ॉन्ट तैयार किया था। और जैसे सावरकर बंधु हैं, इन्होंने क्या किया था, सावरकर बंधुओं ने सारे स्वरों में मतलब कि जितने भी स्वर हैं जो हम व्यंजन लिखते हैं सभी को पता है कि उनमें क्या होता है, स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। तो उनमें क्या था, जो स्वर हैं उनको जोड़कर, जैसे कि ए है, आ है, इनको क्या है जोड़कर जो 12 खड़ी तैयार की जाती है, उनको क्या है, इनका समर्थन किसने किया था, सावरकर बंधुओं ने किया था, 20वीं सदी में किया था। और फिर जो इनको सपोर्ट किया था वो किसने किया था, सावरकर बंधुओं को सपोर्ट किसने किया था कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, जो 12 खड़ी में ए की मात्रा है उसको जोड़ा जाए। महात्मा गांधी ने इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था। और जो महात्मा गांधी की जो वो पत्रिका थी, जो कौन सी थी, हरिजन सेवक में उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्रिका में जो सावरकर बंधुओं की जो 12 खड़ी के लिए प्रयोग था, जो स्वर को जोड़ा जाए, उनका क्या किया था, उन्होंने अपनी पत्रिका में समर्थन किया था। तो जो देवनागरी लिपि है इससे संबंधित अनेक जो संस्था चलाई गई थी,
सब ने क्या है प्रयास किया था। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास देखो, जो सबसे पहला प्रयास किया गया 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से। वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि जो देवनागरी लिपि में सुधार सम्मेलन का कार्य था, तो उसमें जो सबसे पहले संस्था थी वो कौन सी थी और कब हुई थी। तो सबसे पहली संस्था 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ था। सम्मेलन में इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट। जिसके संयोजक कौन थे, काका कालेलकर। संयोजक भी पूछे जा सकते हैं कि देवनागरी लिपि सुधार समिति जो बनाई थी महात्मा गांधी के संयोजन में, उसके संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे। फिर इन्होंने क्या किया था, अपनी अपनी अलग अलग सिफारिशें लिखी थी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो सावरकर बंधु हैं उनकी 12 खड़ी को स्वीकार किया जाए और ध और भय में गुजराती घुंडी लगाई जाए। ये सब के अलग अलग संयोजन थे। और एक देखो, शिलारेखा लेखन न रहे पर मुद्रण में बनी रहे। लेखन में न रहे पर मुद्रण में बनी रहे, यानी कि जो छपती है उसमें बनी रहे। सब ने अलग अलग सुझाव के सिफारिशें दी थी। तो एक तो याद होना चाहिए कि जो सबसे पहले प्रयास किया गया था 1935 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से किया गया था। और फिर इसी सम्मेलन में क्या किया था, महात्मा गांधी के जो सभापति थे उसमें क्या था, नागरी लिपि सुधार समिति का क्या है बनाई गई थी, जिसके संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे। फिर उसके बाद 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया। किसका किया, उप समिति का। नागरी लिपि सुधार समिति का तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे 1935 में। लेकिन काशी नागरी प्रचारणी सभा में नागरी लिपि सुधार यहाँ पर उप समिति दिया हुआ है का। इसके समिति श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझाव को क्या किया था, इस समिति ने अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जो श्रीनिवास और गोरखनाथ के जो नागरी लिपि सुधार जो देवनागरी लिपि से संबंधित सुझाव दिए गए थे, उनको अस्वीकार किस समिति ने किया था। तो नागरी लिपि सुधार काशी नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास, पहला देखो सरकारी प्रयास 1947 में किया गया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया। इस समिति को अभी तक दिए गए सुझाव के आधार पर संतुलित राय व्यक्त करने को कहा। सभी सुझाव का गहरा विश्लेषण करने के बाद समिति ने जो संतुलन, फिर ये वही है कि 12 खड़ी का प्रयोग ठीक नहीं है, जो उन्होंने बताया था सबके वही मत थे। फिर देखिए 1953 में हिंदी भाषी प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 1953 में, जिसमें समिति की सिफारिशों पर विचार किया। सम्मेलन में 2 नए सुझाव दिए गए। सब ने अपने अलग अलग सुझाव रखे थे। ई की मात्रा छोटी पाई दाहिनी ओर करके लिखी जाए, र को ख के रूप में दिखा जाए, पढ़ने में खतरा न रहे तो ख को बनाने की भी सिफारिश की गई थी। कब की गई थी, 1953 में दी गई थी। इनसे पहले सुझाव का कड़वा विरोध हुआ। इनमें पहले सुझाव का जब ये दिए गए, तो जब कोई भी काम होता तो सबसे पहले क्या होता, उनका विरोध तो होता ही है। बाद में अस्वीकृत कर दिया और फिर क्या हुआ, इसको सामान्य रूप से स्वीकार भी कर लिया गया था। तो अब देखो जो इसमें इम्पोर्टेंट है, अब इसमें कथन इम्पोर्टेंट है। जो हमें इम्पोर्टेंट रखना है, तो सबसे पहले संस्थागत प्रयास 1935 में किया गया था। फिर 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा नागरी लिपि उप समिति का निर्माण किया, जिसमें किसके सुझावों को अस्वीकार किया गया था, श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझाव को क्या किया गया था, अस्वीकार किया गया था। फिर क्या हुआ था, जो सरकारी सम्मेलन है, फिर 1953 में हिंदी भाषी प्रदेश में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। और जो पहला सरकारी प्रयास था वो 1947 में किया गया था। ये सारे जो सन है किसके द्वारा किए गए थे, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये देखो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो वो है देवनागरी। ये किसके अनुसार है, सर आइजक पिटमैन के अनुसार। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, ये किसने कहा, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था।
देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये किसने कहा था? राहुल साकर्त्यान ने कहा था। तीनों डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये थे हमारी देवनागरी लिपि से संबंधित जो शुरुआत हुई थी, किस किस ने क्या सिफारिशें रखी थी। अब जो हमने देखो क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन ही था कि कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए फ़ॉन्ट किसने तैयार किए थे? देवनागरी लिपि के लिए जो पहला प्रयास किया था, मैंने अभी बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हमने एक देखा था ये फ़ॉन्ट वाला क्वेश्चन। फिर देखो यह इस लिपि को, ये तो है जिसको पवित्र अक्षर या बीजाक्षर कहते हैं, ये था। अब दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के समय का प्रचार क्या था? तो ईसा की 8वीं सदी था। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ये भी देखो किसने माना था? फ्रेंच विद्वान केपुरी ने माना था। ये जो एक ही सेट के क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी कि देवनागरी लिपि का विकास हमने अभी बुक में पढ़ा है, बिल्कुल सेम ऐसे कुटिल लिपि सेवा से चौथी 5वीं सदी में हुआ था। देवनागरी लिपि के ऊपर रेखा खींची जाती, हमने ये भी पढ़ा था। ये कौन सी रेखा होती है? सिरा रेखा होती है। और भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता है? देवनागरी लिपि को है। तो देखो ये हमारे कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो हैं एक ही सेट में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको क्या है ये देवनागरी लिपि वाला चैप्टर कराया है। इसके जितने भी पॉइंट हैं अपने आप में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ जो मैंने कराया है, मैं नहीं कहती सिर्फ यहीं से आएंगे, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनने की संभावना रहेगी। तो आप इनको नोट्स बना के बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।